नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जब हम रामायण के महायुद्ध के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सबसे पहले सीता हरण की घटना आती है ना? हाँ बिल्कुल, सबको यही लगता है कि युद्ध की शुरुआत वहीं से हुई। वही। लेकिन क्या हो अगर असली चिंगारी, वो पहला ट्रिगर, उससे भी बहुत पहले जंगल में हुई एक छोटी सी लेकिन बेहद तीखी झड़प में छुपा हो। आज हम उसी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो एक छोटी सी कविता है। शीर्षक है रामायण की उत्पत्ति। और ये कविता उस एक पल को पकड़ती है जो शायद शायद सब कुछ बदल देता है। मैं इसे पढ़ती हूँ क्योंकि हमारी आज की सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। कविता कहती है, शूर्पणखा की विरूपता। रावण की बहन आई बनकर एक सुंदर नारी, पर राम लक्ष्मण की मर्यादा थी सबसे भारी। जब उसने हमला किया सीता पर ईर्ष्या में भरकर, लक्ष्मण ने काट दी उसकी नाक क्रोध में आकर। अपमानित राक्षसी भागी लंका की ओर रोती चिल्लाती, जो भीषण युद्ध की पहली चिंगारी थी जलाती। तो चलिए इस एक घटना को खोल कर देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक व्यक्तिगत टकराव, एक अपमान इतने बड़े युद्ध का कारण बन गया। ये वाकई दिलचस्प है क्योंकि ये हमें इतिहास को देखने का एक अलग ही नजरिया देता है। हम अक्सर युद्धों को जमीन, सत्ता और बड़ी बड़ी विचारधाराओं से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े तूफानों की शुरुआत इंसानी भावनाओं की एक छोटी सी लहर से होती है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं शूर्पणखा से। कविता की पहली ही पंक्ति में एक रहस्य है। रावण की बहन आई बनकर एक सुंदर नारी। सवाल यह है कि उसे अपना असली रूप छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसका इरादा क्या था? मतलब ये कोई सीधी सादी मुलाकात तो नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका ये रूप बदलना ही उसकी मंशा का पहला सुराग है। अच्छा। ये एक सोची समझी चाल थी। वो जानती थी कि वो क्या चाहती है और उसे ये भी पता था कि अपने असली रूप में उसे वो शायद ना मिले। ये छल सिर्फ किसी को धोखा देने के लिए नहीं था, ये अपने इच्छा को पूरा करने का एक जरिया था, एक हथियार था। और कविता कहती है कि उसकी इच्छा ईर्ष्या से भरी थी, जिसका निशाना सीता बनी। लेकिन क्या ये सिर्फ ईर्ष्या थी या इसमें एक तरह से अधिकार की भावना भी थी कि मैं लंका के राजा की बहन हूं, तो मैं जो चाहूं वो मुझे मिलना ही चाहिए। आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है। ये सिर्फ ईर्ष्या नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं का, दो अलग अलग सोच के तरीकों का टकराव है। एक तरफ शूर्पणखा की दुनिया है, राक्षसी संस्कृति, जहां इच्छा और शक्ति ही सबसे बड़ा सच है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसे अपनी ताकत से हासिल कर लूंगी। और दूसरी तरफ राम और लक्ष्मण की दुनिया है, जो मर्यादा पर आधारित है। हाँ, मर्यादा शब्द कविता में भी आया है। पर राम लक्ष्मण की मर्यादा थी सबसे भारी। इस शब्द को थोड़ा और समझते हैं। इसका असली मतलब क्या है? देखिए, मर्यादा का मतलब सिर्फ सीमा या अनुशासन नहीं है। ये एक पूरा नैतिक ढांचा है। कर्तव्य, धर्म, सही गलत की समझ और अपने आचरण पर पूरा नियंत्रण। अच्छा। इसका मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने सिद्धांतों के रक्षक हैं। शूर्पणखा के लिए उसकी इच्छा ही उसका धर्म थी। राम लक्ष्मण के लिए उनका धर्म उनकी इच्छाओं से कहीं ऊपर था। यहीं पर असली टकराव शुरू होता है। ठीक है, तो एक तरफ बेलगाम इच्छा है और दूसरी तरफ सिद्धांतों पर आधारित नियंत्रण। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत मुश्किल मोड़ आता है। कविता कहती है, लक्ष्मण ने काट दी उसकी नाक क्रोध में आकर। अब ये बात मर्यादा के विचार से मेल खाती हुई नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगती। ये तो बहुत ही हिंसक और क्रूर प्रतिक्रिया है। आज के समय से देखें तो इसे सही ठहराना तो लगभग नामुमकिन है। और हमें इसे सही ठहराने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, हमें इसे समझनी भी कोशिश करनी चाहिए। कविता इस विरोधाभास को छिपाती नहीं है। वो साफ साफ कहती है कि ये कदम क्रोध में आकर उठाया गया। ये मर्यादा की शांत और ठंडे दिमाग वाली तस्वीर से अलग है। ये दिखाता है कि मर्यादा का पालन करने वाला इंसान भी तीव्र भावनाओं का अनुभव करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये एक मानवीय प्रतिक्रिया थी, सिद्धांतों के बावजूद। हाँ, और ये एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लक्ष्मण ने एक कदम कब उठाया। कविता कहती है, जब उसने हमला किया सीता पर। ये एक सीधा शारीरिक हमला था, एक निहत्थे व्यक्ति पर। उस समय के
क्षत्रिय धर्म के अनुसार अपने परिवार की रक्षा करना, खासकर जब उन पर हमला हो रहा हो, सबसे बड़ा कर्तव्य था। सही। तो यहाँ हम दो चीजें एक साथ देख रहे हैं, रक्षा का कर्तव्य और व्यक्तिगत क्रोध। ये दोनों भावनाएं उस एक पल में आकर मिल गईं। लेकिन फिर भी नाक काटना, ये सजा कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं लगती? बिल्कुल लगती है, और इसका एक प्रतीकात्मक महत्व है। प्रतीकात्मक कैसे? उस काल में नाक कटना सिर्फ शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं था, ये किसी को सामाजिक रूप से अपमानित करने का एक तरीका था। ये उसके छल, उसकी हिंसा और उसकी अमर्यादित सीमा लांघने की एक सार्वजनिक निशानी थी। तो लक्ष्मण की ये प्रतिक्रिया चाहे कितनी भी हिंसक हो, उस पल में शूर्पणखा के कार्यों के बराबर की एक प्रतीकात्मक सजा के तौर पर देखी गई होगी। ये वो बिंदु है जहां मर्यादा और हिंसा का एक बहुत ही असहज संगम होता है। ये वाकई एक जटिल स्थिति है। तो एक तरफ शूर्पणखा की मंशा है, दूसरी तरफ लक्ष्मण की हिंसक प्रतिक्रिया। अब आते हैं इस घटना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इसके परिणाम पर। कविता कहती है, अपमानित राक्षसी भागी लंका की ओर होती चिल्लाती। यहां अपमानित शब्द पर मैं ध्यान देना चाहता हूं। ये सिर्फ शारीरिक दर्द की बात नहीं है। सही कहा। ये अपमानी व चिंगारी है जिसके बारे में कविता बात कर रही है। शारीरिक घाव शायद भर भी जाता, लेकिन अपमान का घाव अक्सर बदले की आग को जन्म देता है। हाँ। और शूर्पणखा ने इसी आग का इस्तेमाल किया। वो सिर्फ एक दुखी और पीड़ित बहन बनकर रावण के पास नहीं गई। तो फिर उसका रोती चिल्लाती हुई भागना एक प्रदर्शन था, एक राजनीतिक चाल थी। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि उसका रोना चिल्लाना भी एक योजना का हिस्सा था? ये सिर्फ दर्द की अभिव्यक्ति नहीं थी? बिल्कुल। सोचिए, वो कोई आम नागरिक नहीं है, वो एक शक्तिशाली साम्राज्य के राजा की बहन है। हाँ। वो जानती है कि उसके भाई का सबसे कमजोर पहलू उसका अहंकार है। अच्छा। वो अपने व्यक्तिगत अपमान को अपने भाई के, अपने कुल के और अपने पूरे राज्य के अपमान के रूप में पेश करती है। वो रावण को ये नहीं कहती कि मुझे चोट लगी है, वो कहती है हमारा अपमान हुआ है। अरे वाह, ये तो आज के दौर जैसा लगता है। कैसे? जैसे कोई व्यक्तिगत झगड़े को सोशल मीडिया पे ले जाकर उसे एक पूरे समुदाय या समुदाय के सम्मान का मुद्दा बना देता है ताकि एक बड़ी और तीखी प्रतिक्रिया मिल सके। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। शूर्पणखा अपने अपमान को हथियार बना रही थी। वो जानती थी कि रावण अपनी बहन पर हुए हमले से ज्यादा अपने सम्मान पर हुई चोट से भड़केगा। इस तरह उसने एक व्यक्तिगत मामले को एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में बदल दिया। वो सिर्फ पीड़ित नहीं थी, वो एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार थी जिसने युद्ध की बिसात बिछा दी। तो चलिए अब लंका के नजरिए से देखते हैं। जब ये खबर रावण तक पहुंची होगी तो उसके लिए इसके क्या मायने थे? क्या ये सिर्फ एक बहन का बदला लेने का मामला था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। रावण के लिए ये कई स्तरों पर एक चुनौती थी। जैसे कि? पहला, पारिवारिक सम्मान। उसकी बहन को किसी ने दंडित करने की हिम्मत की। दूसरा, राष्ट्रीय गौरव। 2 वनवासी तपस्वियों ने उसके राज्य दंडकारण्य में उसके प्रजा के एक सदस्य को नुकसान पहुंचाया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी अपनी सत्ता और अहंकार पर सीधी चोट। मेरे होते हुए मेरी बहन के साथ ऐसा करने की किसी की हिम्मत कैसे हुई? ये सवाल उसके लिए असहनीय था। मतलब ये कि शूर्पणखा ने उसे वो बहाना दे दिया जिसकी उसे शायद तलाश थी या जिसकी उसे जरूरत थी अपनी ताकत दिखाने के लिए। बिल्कुल। ये घटना रावण के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का एक आदर्श अवसर बन गई। वो इसे 2 तपस्वियों की गलती के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपने प्रभुत्व को दी गई एक चुनौती के रूप में देखता है। और रावण जैसा अहंकारी शासक कभी कोई चुनौती बिना जवाब दिए नहीं छोड़ता। तो वो चिंगारी शूर्पणखा का अपमान ही था। हाँ, शूर्पणखा का अपमान वो चिंगारी बना जिसने रावण के अहंकार के बारूद में आग लगा दी, और उसी आग का परिणाम था सीताहरण और फिर वो भीषण युद्ध। तो अगर हम पूरी कहानी को फिर से देखें तो ये एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक जटिल चेन रिएक्शन है। बिल्कुल। शूर्पणखा की इच्छा और ईर्ष्या ने उसे हमले के लिए उकसाया। उस हमले पर लक्ष्मण ने कर्तव्य और क्रोध में भरकर प्रतिक्रिया दी। उस प्रतिक्रिया ने शूर्पणखा को एक गहरा अपमान दिया, और उस अपमान को उसने एक राजनीतिक हथियार बनाकर रावण के अहंकार को भड़काया, जिसने अंततः युद्ध को जन्म दिया। एकदम सही। और इसीलिए कविता की अंतिम पंक्ति इतनी शक्तिशाली है, जो भीषण युद्ध की पहली चिंगारी थी, जलाती। सही। चिंगारी सिर्फ नाक काटना नहीं थी, चिंगारी उस घटना का अपमान में बदलना
और फिर उस अपमान का युद्ध के कारण में बदलना था। ये दिखाता है कि घटनाएं अपने आप में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना उनका अर्थ और उनकी व्याख्या होती है। वाह, तो आज की इस बातचीत का सार ये है कि रामायण के महान युद्ध की जड़ें किसी जमीन या सत्ता के विवाद में नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं के एक बेहद जटिल जाल में थी। इसमें ईर्ष्या है, अस्वीकृति है, क्रोध है, कर्तव्य है और सबसे बढ़कर अपमान और अहंकार है। एक छोटी सी जगह पर शुरू हुआ एक व्यक्तिगत संघर्ष पूरे युग की कहानी बन गया। और ये हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। क्या? कि बड़े बड़े संघर्षों और युद्धों के पीछे अक्सर तर्क और रणनीति से ज्यादा गहरी व्यक्तिगत और भावनात्मक वजहें होती हैं। चाहे वो दो नेताओं का आपसी अहंकार हो या किसी समुदाय का महसूस किया गया अपमान, ये भावनाएं, ये इतिहास का रुख मोड़ने की ताकत रखती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। इस कहानी से ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि इतिहास में कितने बड़े बड़े युद्ध और क्रांतियां, जिन्हें हम बड़ी बड़ी विचारधाराओं और राजनीतिक लक्ष्यों का नतीजा मानते हैं, असल में किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अपमान, किसी की टूटी हुई महत्वाकांक्षा या किसी के अहंकार पर लगी चोट से शुरू हुए होंगे। एक ऐसा सवाल जो हमें इतिहास को एक नए चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। और इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।